हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो हमने पिछले लेक्चर में अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में तथा सूचक द्वारा अम्ल और भस्मों की पहचान कैसे करें, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आई होप आपको पहले के क्लास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम लेकर आ रहे हैं अम्लों से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर पहले की वीडियो को देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हमने केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स, मैथ और भी विषयों की जानकारी आपको दे रखी है। वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और आते हैं अपने पहले प्रश्न पर, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। ऐसे तो हमने बोला अम्ल उसे कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अगर हम बात करें प्रबल अम्ल की, तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए, वे अम्ल जो जल में घुलकर तथा पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी कि कोई एक ऐसा अम्ल है जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, उसका कोई भी भाग अवशेष के रूप में नहीं बचता है, तो उस प्रकार के अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हो गया हमारा HNO3, H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया, पहले हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अम्लों के। ये एक प्रकार का अम्ल का प्रकार भी हो गया, दुर्बल अम्ल या प्रबल अम्ल। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर, यानी कि पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होते हैं, हाइड्रोजन आयन देता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। देखिए, हाइड्रोजन आयन तो दोनों देता है, परंतु वो पूर्णतः आयनित हो जाता है, पूर्णतः घुल जाता है, तब हाइड्रोजन आयन देता है। या पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, ये आंशिक रूप से यानी थोड़ी मात्रा में आयनित होता है और हमें हाइड्रोजन आयन लेकिन दे देता है। तो इस प्रकार के अम्ल को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे हो गया CH3COOH, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, H2O जल, ये सभी जो होता है, देखिए जल भी एक प्रकार का अम्ल है, परंतु यह दुर्बल अम्ल है, इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है। तो इसमें यह भी हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, परंतु यह आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। अगला प्रश्न हो गया हमारा, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे भी जान लेते हैं कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। तो जब किसी विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहती है और जल की मात्रा कम रहती है। देखिए, जल की मात्रा कम यानी क्या हो गया, विलयन। विलयन क्या होता है, विलयन में तो जल होगा ही, क्योंकि विलयन में लिक्विड होता है, तो लिक्विड में जल हो गया। तो अगर उसमें अम्ल की मात्रा हमारा ज़्यादा होता है, यानी अम्ल ज़्यादा रूप से होता है, तो जल कम रूप से होता है, तो इस विलयन को, मतलब कि इन दोनों से बने विलयन को हम सांद्र अम्ल कहते हैं। जैसे हो गया हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक प्रकार का, देखिएगा, विलयन होता है, लिक्विड होता है, परंतु उसमें जो होता है अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम रहती है, और यह अम्ल बहुत ही खतरनाक भी होता है। सांद्र अम्ल यह कहीं कपड़े पर या कहीं गिर जाता है तो उसे जला देता है, इसकी तीव्रता बहुत ही ज़्यादा होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल या सभी सांद्र अम्लों की तीव्रता अधिक होती है। ये एक प्रकार के हानिकारक अम्ल भी होते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं तनु अम्ल पर और जान लेते हैं कि तनु अम्ल किसे कहते हैं। जब किसी विलयन में, जब कोई विलयन हो गया, उसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक रहती है, तो इस विलयन को तनु अम्ल कहा जाता है। यहाँ पे हमारा तनु होगा, तनु अम्ल कहा जाता है। पिछले वाले में सांद्र में क्या था हमारा, उसमें हमारा अम्ल का मात्रा अधिक था और जल की मात्रा कम था। इसमें क्या है हमारा, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा, अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है। जैसे में हो गया हमारा H2O जल, जल को ही ले लेते हैं। ये हमारा शुद्ध रूप से, जो हमारा शुद्ध जल होता है, जो हमारे घरों में जल का प्रयोग होता है, वो शुद्ध रूप से हमारा जल नहीं होता है, वो थोड़ा अम्लीय होता है, उसमें थोड़ी अम्ल की मात्रा होती है, यानी कि यह एक प्रकार का तनु अम्ल होता है। तो अम्लों को तो हमने जान लिया, अब हम आते हैं भस्म पर
और सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रबल भस्म किसे कहते हैं। देखिए, वह भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं। अम्ल में क्या था हमारा, पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन देता था, और भस्म में क्या है हमारा, पूर्णतः घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसे दोनों सेम एक जैसा है। अम्ल की ओर चलेंगे तो अम्ल के अनुसार हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, तथा भस्म को जब हम डिफाइन करेंगे तो भस्म के अनुसार चलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे आपका सभी एक समान होता है, तो आपको याद करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप एक को याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप भी याद हो जाएगा। तो अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। आइए अब हम जान लेते हैं कौन कौन से भस्म में अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, अर्थात कौन कौन से भस्म प्रबल भस्म कहलाते हैं। जैसे हो गया हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH का उल्टा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम NaOH को जल में विलय करेंगे तो हमारा Na मुक्त होगा, प्लस में OH माइनस, इसके ऊपर माइनस आता है तो माइनस, और ये इसको प्लस, तो अधिक संख्या में हमारा OH प्राप्त हो जाता है, जिस कारण इसे हम प्रबल भस्म के अंतर्गत रखते हैं। अब हम बात करें दुर्बल भस्म की, तो आइए अब हम जान लेते हैं कि दुर्बल भस्म किसे कहते हैं। वे भस्म जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर, जैसे मैंने अम्ल में भी बताया था, वो पूर्णतः नहीं आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं घुलते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, और कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन तो देते हैं, परंतु इनकी संख्या प्रबल भस्म की तुलना में कम होती है, उसे हम दुर्बल भस्म कहते हैं। मान जाइए कि प्रबल भस्म को हम लिए तो उसमें हमारा 40 हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो गया, 30 हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हुआ, और दुर्बल भस्म को लेते हैं तो इसमें भी हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है, परंतु इसकी संख्या प्रबल की संख्या से कम होती है। उसमें था हमारा 40, इसमें होगा 10, 5, 15। ऐसा नहीं कि इसमें हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त ही नहीं होगा, प्राप्त होगा परंतु कम संख्या में। जैसे में हो गया हमारा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, BeOH कॉल्टस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। इसे भी अगर हम जल में विलय करेंगे तो हमारा OH माइनस प्राप्त होगा, परंतु इसकी संख्या OH माइनस प्राप्त होगा, परंतु इसकी संख्या जो होगा वो प्रबल अम्ल की तुलना में कम होगा। ये अच्छे से नहीं लिखा है, ये इसकी संख्या प्रबल भस्म से जो हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होगा उसकी संख्या से कम होगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्र अम्ल को तनु करने की विधि क्या होती है। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर पूछे जाते हैं। सांद्र अम्ल तो हम जान गए और तनु अम्ल भी जान गए। अगर हमें सांद्र अम्ल को तनु में बदलना हो तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो सांद्र अम्ल में सबसे पहले डिफिनेशन से चलते हैं, कैसे हम सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलेंगे, उसके बाद हम इसकी विधि को भी समझेंगे। सांद्र अम्ल में एक सांद्र अम्ल ले लीजिए, जल मिलाने से तनु किया जाता है। सांद्र अम्ल में अगर हम जल मिलाएंगे तो वो हमारा तनु हो जाता है, परंतु इसे करने के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। परंतु यह क्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी कि अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यह क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, जैसा कि जिस क्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी होता है। ये हमने पढ़ा है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर, चैनल के प्ले स्टोर में जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से अभी सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। इसलिए जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को अधिक सावधानी से तनु करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी बताया कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र लग गया, यानी कि अम्ल की मात्रा अधिक होती है, और मैंने आपको बताया ये अधिक तीव्रनाशक और हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि ये कहीं किसी कपड़े पर या किसी लकड़ी पर भी अगर आप इसे डाल कर देखिए, वह उसे जला देता है। इसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। जब हम इस प्रकार के अम्लों को तनु करते हैं तो हमें अधिक सावधानी बरतनी चाहिए होती है। अभी हमने जाना कि सांद्र अम्ल को तनु अम्ल कैसे करेंगे एक आम भाषा में। अब हम जान लेते हैं कि इसे हम एक क्रियाकलाप के रूप में एक विधि द्वारा कैसे
सांद्र अम्ल को तनु में बदलेंगे। देखिए, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलने की एक विधि करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। देखिए, प्रयोग में क्या करना है हमें, सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए एक बीकर ले लीजिए। ऐसे केमिस्ट्री के लैब में आपको बीकर ये सब पढ़ने को मिला होगा। बीकर में थोड़ी मात्रा में जल ले लीजिए, उसमें हमें थोड़ा जल लेना है। इसमें सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। थोड़ी मात्रा में इसे जल ले लेना है तथा इसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल हमें डालना है। तापमान बढ़ जाएगा। तापमान क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा के रूप में ऊष्मा हमारा उत्सर्जित होने लगता है, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है। अम्ल को धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते रहना है। अम्ल को जो है हमें जल में धीरे धीरे डालना है। आप इसे कांच की सहायता से भी डाल सकते हैं। कांच ले लेना है आपको, कांच में अम्ल की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। वो धीरे धीरे हमारा जल में चला जाएगा और उसे कंटिन्यू हमें लगातार हिलाते रहना है। ऐसा करने से अम्ल का आयनीकरण भी होता है। आयनीकरण मीन्स उसका चार्ज, अम्ल का जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज हो गया, ये सब हमारा होते रहता है। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक बीकर ले लेना है। बीकर में थोड़ा जल ले लेना है। कांच की सहायता से या किसी ड्रॉप की सहायता से, किसी भी सहायता से हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा करके अम्ल को उसमें डालना है और उसे हिलाते रहना है। बस ये आम भाषा में आप इसे याद कर सकते हैं। बस ऐसे कर लीजिए, सांद्र अम्ल हमारा तनु अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा, ये सब तो हम जानते ही हैं। एग्जाम्पल के ले लीजिए कैसे हम इसे बदलते हैं। अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाकर उसे हम तनु करते हैं तो हमारा H3O प्लस, जो कि मैंने बताया आयनीकरण भी होता है, आयन पॉजिटिव चार्ज, तथा SO4 सल्फेट जो कि माइनस चार्ज हमें प्राप्त होता है। और यह इसके द्वारा हमारा जो सांद्र अम्ल होता है वो तनु अम्ल में बदल जाता है। एक और था हमारा HNO3, इसे भी आप ले लीजिए और जल में मिलाइए तो हमारा H3O प्लस पॉजिटिव चार्ज और Na2 माइनस चार्ज बाहर मुक्त हो जाएगा। और देखिए, मैंने भी बताया ऊष्मा छिपी होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसमें हमारा ऊष्मा का उत्सर्जन हो गया, जिसके से तापमान भी बढ़ जाता है, ये हम इसे भी बोल सकते हैं। इस प्रकार हम सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदल सकते हैं। यहाँ हमने फिगर द्वारा भी डिनोट किया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा बीकर हो गया। देखिए, हमारे यहाँ बीकर से सूचित किया हो गया है। ठीक विधि, उसी प्रकार हम विधि को दर्शाएंगे। बीकर ले लिया, बीकर में हमने यहाँ पर जल ले लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीकर में हम पहले थोड़ी मात्रा में जल ले लेते हैं। यहाँ हमने पूरा इसे नहीं भरा है, इसमें हमें थोड़ी सी मात्रा में हमने यहाँ पे जल लिया है। ये हमारा हो गया सांद्र अम्ल। कोई भी सांद्र अम्ल ले लेंगे, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई भी हम सांद्र अम्ल ले लेंगे, उसे किसी माध्यम से हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे। ये हम धीरे धीरे करके ऐसे डालेंगे। ये हो गया हमारा कांच का छड़। मैंने अभी बताया कि अम्ल को धीरे धीरे डालते हैं तथा जल को हम धीरे धीरे हिलाते हैं। ये हम कांच छड़ का यूज करते हैं इसे हिलाने के लिए। ये हमारा कांच का छड़ हो गया, जिसके द्वारा हम इस विलयन को हिलाते रहते हैं, उसे लगातार घोलने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा सांद्र अम्ल तनु अम्ल में बदल जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। आपको कितना समझ में आया ये हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जान लेते हैं कुछ पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्लों के बारे में। देखिए स्टूडेंट, यह एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल में दे दिया संतरा या नींबू दे दिया, और ऑप्शन में दे देगा इसमें किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिडिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। इसका आप तो जानते होंगे। अगर आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लें तो आपको आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। यह एक प्रकार का इम्पोर्टेंट टेबल भी है, इससे आप याद करना ना भूलें, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प मिलेगी। तो आइए हम जान लेते हैं किन किन पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। संतरा और नींबू का रस। संतरा और नींबू के रस में हमारा होता है सिट्रिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। दही में होता है लैक्टिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल।
अमाशय रस में होता है। अमाशय रस जैसे कि हम अपने शरीर में जानते हैं कि हमारे शरीर में अमाशय से एक प्रकार का रस निकलता है, जिसे आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, उसे हम अमाशय रस कहते हैं। उसमें भी हमारे एक प्रकार का अम्ल होता है जो कि होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे पेट में गैस और जलन उत्पन्न होता है, तो यह हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही होता है। ऐसे तो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होता है, परंतु इसकी मात्रा कम होती है, और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमें अपच या गैस ये सभी महसूस होने लगता है। जिसकी इस स्टूडेंट चिंता करने की कोई बात नहीं, इसका भी क्लास हम आगे वाले वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, पेट में बढ़ने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कम कर सकते हैं। चाय में होता है टाइटेनिक अम्ल। चाय तो आप बोलेंगे चाय तो मीठा होता है, परंतु उसमें भी हमारा थोड़ा अम्ल की मात्रा होता है। जैसे कि जल में भी मैंने बताया कि आपको, वो भी एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। विटामिन सी, स्कॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी का डंक। लाल चींटी या मधुमक्खी का डंक, जैसा कि आपने देखा होगा कि लाल चींटी अगर काट ले तो हमें वहाँ पे बहुत ही जलन महसूस होता है। तो उसके डंक में एक प्रकार का अम्ल होता है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो कि होता है फॉर्मिक अम्ल। अगर उसका आप घरेलू उपयोग करना चाहें तो आप उस जगह से आप ब्लड निकाल दीजिए, तो वो हमारा जलन देना कम हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसे आप मेडिसिन का भी यूज करते होंगे। अगर मधुमक्खी का डंक लग गया या लाल चींटी का डंक लग गया तो कोई मेडिसिन का भी, दवाई का भी उपयोग करते हैं। ये जो टेबल है ना, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। लाल चींटी के डंक में होता है हमारा फॉर्मिक अम्ल। किन किन पदार्थों में कौन कौन सा अम्ल होता है, ये स्टूडेंट आप ज़रूर से ज़रूर इम्पोर्टेंटली याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस टेबल को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। आई होप स्टूडेंट आपको आज का यह हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी पढ़ें और सभी आगे बढ़ें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ। आगे हम आपके लिए कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लाते रहेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।